Friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss the important news items for 27th of March 2025, 27 मार्च 2025 की जो important न्यूज़ है हमारी यूपीएससी और एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो है वो अपने जीएस को जो जीएस का हमारा सिलेबस है उसको न्यूज़पेपर या न्यूज़ आइटम से रिलेट करके उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल में। ठीक है, तो आज जो हम सारी न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं उनका पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। तो सबसे पहले हम जुडिशरी को लेकर के बात करेंगे। आज जुडिशरी से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ हैं। तो सबसे पहला है जुडिशियल इनसेंसिटिविटी, जो कुछ जजेस हैं वो किस तरह की इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं इंपॉर्टेंट केसेस में। ठीक है, दूसरा जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट और जुडिशियरी में जो करप्शन है उसको लेकर के बात है। तीसरी जो है वो हमारी बात होगी जुडिशरी में जो पेंडेंसी है केसेस की उसको लेकर के। फिर हम बात करेंगे पंबन ब्रिज और रामनाथ स्वामी टेम्पल जहां प्राइम मिनिस्टर विजिट करने वाले हैं। बात होगी राणा सांगा की और बैटल ऑफ कनवा की, जहां पर बाबर ने राणा सांगा को हराया था, उसको लेकर के क्या विवाद है। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट टीवी एलिमिनेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ कलरिज्म, जो रंग को लेकर के एक भेद है और बहुत सारे लोग जो हैं उसको लेकर के कमेंट करते रहते हैं, उसको बात करेंगे। जो हमारे एडिटोरियल है आज के वो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैटरी बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म की हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस बाय इंडिया, तो जो क्वालिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की जो सॉफ्ट पावर है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, सॉफ्ट पावर होती क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। देन वी विल डील विथ द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑन नेहरू को लेकर के जो एक विवाद चलता है उसको लेकर के। पार्किंसंस डिसीज के बारे में बात करेंगे, ये क्यों होता है। पीएससी की बात करेंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, जिसने ये बोला है कि जीएसटी फ्रेमवर्क को रिव्यू करना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में बात करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट अनयूज्ड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस, जो डीएमएफ का फंड है वो अनयूज्ड है, उसको लेकर के बात होगी। तो ये सारे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना डिस्कशन। जो सबसे पहले हमारे टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जुडिशरी को लेकर के आज 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई हैं। सब पहली है सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट्स इन ह्यूमन रिमार्क्स ऑन रेप अटेम्प्ट। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा, उनका कहना यह है कि अगर आप किसी लड़की के ब्रेस्ट दबा रहे हैं और या कि उसका पैजामे का नारा तोड़ रहे हैं तो आप रेप अटेम्प्ट की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का वाहियात जो है उन्होंने अपने हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूज़। अब बात क्या है हमारे लिए यूपीएससी में, ये कहाँ काम आएगा, जब आप वुमेन इश्यूज के बारे में लिखें तो उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स की बात आती है वहां पर आप इस चीज का जिक्र जरूर करें, जेंडर सेंसिटाइजेशन। तो जो हमारे ऑफिसियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, चाहे जुडिशरी के ऑफिसर्स हों, चाहे पुलिस के लोग हों या फिर लॉयर्स हों, वहां पर जेंडर सेंसिटिविटी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस चीज़ को आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, जेंडर सेंसिटिविटी इज एन इम्पॉर्टेंट इशू जिसको आप वुमेन राइट्स वाले केस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर इस न्यूज़ से। देन वी हैव सेकेंड न्यूज़ जो है हमारी दैट इज रिलेटेड टू जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके यहाँ आग लगने के बाद जो बहुत सारा कैश पाया गया था उसको लेकर के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई और इसको लेकर के क्या नियम है, इसके बारे में जो केस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एडवोकेट है मैथ्यू जे नेदुम्पारा, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला सवाल ये कि वाई वॉज नो एफआईआर रजिस्टर्ड ऑन मार्च 14, मार्च 14 को ही एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड की गई, क्यों अरेस्ट क्यों नहीं किए गए, वाई द मनी इन्वॉल्व वॉज नॉट सीज, जो पैसा था उसको सीज क्यों नहीं किया गया, और एक हफ्ते बाद पब्लिक को क्यों पता चला, और पहले जो फायर फोर्स के चीफ थे उन्होंने कैश का मिलना मना किया और फिर बाद में बोला कि हाँ मिला है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। ये जो इंपॉर्टेंट इशू है हमारे सामने वो इशू आता है दैट इज रिलेटेड टू करप्शन इन जुडिशियरी। ठीक है, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस का। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ही
ट्रांसपेरेंट नहीं है या ओपेक सिस्टम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का। एंड दूसरा, करप्शन इन जुडिशरी उसकी फेयर प्रोब नहीं हो पाती है, क्योंकि जो इन हाउस कमिटीज होती हैं अमूमन वो जो है वो अपने ही लोगों का फेवर करती हैं। तो ये दो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जुडिशरी से रिलेटेड। देन अगर हम बात करें, देन कम टू पेज नंबर 4, और यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है तमिलनाडु में उसके बारे में। ठीक है, तो तमिलनाडु में उम्मीद की जा रही है कि 6 अप्रैल जो रामनवमी का दिन है उस दिन प्रधानमंत्री जो है वो रामनाथ स्वामी टेम्पल रामेश्वरम में जाएंगे और पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गई न्यूज। अब ये रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है ये वही मंदिर है जो माना जाता है कि भगवान राम ने लंका विजय से पहले वहां पर रामेश्वरम में जो शिवलिंग की स्थापना की थी उसको, वो वही मंदिर है। ठीक है, तो रामेश्वरम इसीलिए राम के ईश्वर इस, और दूसरा जो उद्घाटन होने वाला है वो पंबन ब्रिज का होने वाला है। तो पंबन ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कौन सा है? पंबन ब्रिज है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहां से। देन जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू राणा सांगा। और अभी दलित जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने राणा सांगा को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर के उनके घर पर हमला हुआ है। हमारे लिए हमला इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम यहां पर देख लेते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध है वो बैटल ऑफ खनवा 1527 में हुआ था। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में बैटल ऑफ खनवा हुआ था, और यहाँ पर बाबर को जो है वो जीत मिली थी। राणा सांगा जो है चोटिल हो गए थे। उसके बाद उनके ही कुछ लोगों ने उनको जहर दे करके मार दिया जब वो बाबर के खिलाफ फिर से युद्ध करना चाहते थे। ठीक है, तो मेवाड़ और मुगल्स की जो राइवलरी है वो बहुत आगे तक जाएगी। राणा सांगा और बाबर से शुरू होते हुए वो अकबर और महाराणा प्रताप तक जाएगी, और उसके बाद भी आगे तक मेवाड़ और मुगल के बीच में जो राइवलरी है वो चलती रहती है। इस बार मुगल हिस्ट्री को आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक तो औरंगजेब को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है, उसके बाद अभी राणा सांगा का भी नाम आ गया है और बाबर का भी। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू टीबी एलिमिनेशन। और इंडिया जो है वो टीबी एलिमिनेशन का जो टारगेट रखा गया है डेट इज 2025। और इसको लेकर के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनका कहना है कि क्रिकेट मैचेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस बढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, डेट इज रिलेटेड टू केरला चीफ सेक्रेटरी। केरला की चीफ सेक्रेटरी हैं शारदा मुरलीधरन, और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो रंग भेद है वो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ है। इवन आफ्टर बिकमिंग अ चीफ सेक्रेटरी, किसी राज्य की मुख्य सचिव होने के बाद भी लोग रंग को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो एक ये एथिक्स में जो प्रिजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन करके एक टॉपिक है, वहाँ पर ये एक प्रिजुडिस्ड है। ठीक है, एक प्रिजुडिस के रूप में आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो कलर को लेके बहुत प्रिजुडिस्ड होते हैं। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो व्हाइट स्किन्ड हीरोइंस हैं सिर्फ उन्हीं को लिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कलरिज्म। और केरला जो एक बहुत लिटरेट स्टेट है, बहुत एडवांस सोसाइटी मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये एक इशू है कलरिज्म को लेकर के। ठीक है, देन कम टू एडिटोरियल पेज। और एडिटोरियल पेज में आज जो हमारा एक एडिटोरियल आया हुआ है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को से रिलेटेड। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 35 कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड 28 आइटम्स विच आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मोबाइल फोन बैटरीज, उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उसको खत्म कर दिया है, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अडॉप्शन है उसमें जो दो मेजर चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में रेंज का। ठीक है, कि उनकी रेंज कम होती है, चार्जिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरा जो है कॉस्ट का इशू है कि कीमती बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो अब कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो 40% कॉस्ट होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की होती है, ईवी बैटरी की। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटाई है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो कम होगी और उसका एडॉप्शन बढ़ेगा। रेंज को लेकर के एक खबर है कि चाइना में एक ऐसी बनाई गई है टेक्निक जिसमें 500 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं सिर्फ 5 मिनट चार्ज करके। तो ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है कि दिस इज अ न्यू इन्वेंशन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों प्रमोट कर रही है, तो उसका सबसे पहला कारण है कि इट विल रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन ऑयल। जो ऑयल के ऊपर हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं इसलिए प्रमोट कर रही है। तो दो मेजर कारण, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ ऑयल, ठीक है, और दूसरा है एनवायरमेंट फ्रेंडली नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब एक और चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है कि जो 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज हैं दे आर मेड इन चाइना, ठीक है। तो वो चाइना में बनती हैं। तो ये एक चाइना का मार्केट है जिसको इंडिया को चाहिए कि वो कैप्चर करने की कोशिश करे ताकि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सामने आए। जो दूसरा है हमारा, दैट इज लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज आर यूज, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी बैटरीज यूज होती हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। और ये क्यों यूज होती हैं, क्योंकि इनकी कीमत कम है, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर कॉस्ट, हायर एनर्जी डेंसिटी एंड बेटर थर्मल मैनेजमेंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के एडिटोरियल है जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ इंडियाज पब्लिकेशंस, ठीक है। तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस के, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा था कि 2029 तक इंडिया जो है रिसर्च या साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अब जो ऑथर्स हैं इस आर्टिकल के, उनका कहना ये है कि हमको क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये हाईलाइट की है इस आर्टिकल के अंदर कि जो रिसर्च, ये सिविलियन रिसर्च के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बहुत कम है। इंडिया में अगर जीडीपी के हिसाब से परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 0.67% जो है, याद रखिएगा इस फिगर को, 0.67% ऑफ जीडीपी जो है वो प्राइवेट रिसर्च में जा रहा है या सिविलियन रिसर्च में जा रहा है। जबकि इजराइल में ये 6.30% है, साउथ कोरिया में 4.9% है, जापान में 3.3% है, यूएस में 3.46% है और जर्मनी में 3.13% है, इवन चाइना में भी 2.4% है। तो एक, आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई भी आंसर लिखें तो उसमें ये चीज़ जरूर हाईलाइट करें कि जो सिविलियन रिसर्च में का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो बहुत कम है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए काम का है। देन जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वाटर। तो मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। आप सभी को पता है 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे। अब यहाँ पर ये जो ऑथर है इनका कहना ये है कि जल संरक्षण में या वाटर कंजर्वेशन में कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब भी आप वाटर कंजर्वेशन को लेकर के कोई आंसर लिख रहे हो तो उसमें इस पॉइंट को भी ऐड करें कि द लोकल कम्युनिटीज शुड बी इंक्लूडेड एंड देयर लोकल मेथड्स। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनके पानी वाटर कंजर्वेशन के बहुत यूनिक मेथड हैं जो कि सेंट्रली नहीं थोपे जा सकते, लेकिन उनका यूज करके कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके आप बेहतर वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस चीज को यहां पर हम लोग याद रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू विटलिंग डाउन सोर्सेस ऑफ यूएस सॉफ्ट पावर। तो विटलिंग डाउन का मतलब होता है डिक्लाइन। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश का भी एक कंपलसरी पेपर देना है यूपीएससी में। तो विटलिंग डाउन का मतलब समझ लीजिए, विटलिंग डाउन का मतलब होता है डिक्लाइन या कमजोर होना या कमजोर करना, ठीक। तो ये याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं सॉफ्ट पावर क्या होती है। सॉफ्ट पावर की डेफिनेशन जो है यहां पर दे रखी है। सॉफ्ट पावर इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ पॉजिटिव अट्रैक्शन एंड परसुएशन टू अचीव फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो विशेषताएं हैं, पॉजिटिव चीजें हैं या परसुएशन के जरिए जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अचीव करते हैं तो उसको बोला जाता है सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर के अंदर आपकी आती हैं इकोनॉमिक पावर, कल्चरल पावर एंड वैल्यूज, ठीक है, इस चीज को। और इसके अपोजिट क्या होता है, हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब होता है मिलिट्री पावर, ठीक है। पुराने समय से भी अगर हम अशोक के समय में देखें तो अशोक ने जो धम्म की पॉलिसी लाई थी, अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्म वाज एन यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अब इस पूरे आर्टिकल में जो है वो इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि
डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो जो यूएस की सॉफ्ट पावर है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सॉफ्ट पावर में यूएस की 5 चीजें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले अलायंसेस, जैसे 5 आई अलायंस है 1946 में बना, नेटो बना, उसको कमजोर किया जा रहा है। दूसरी जो चीज है यूएस एड, जिसके जरिए यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे देशों को फाइनेंशियल मदद करता था, उसको कम कर रहे हैं। ट्रेड में भी यूएस जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहा है, तो उसको कमजोर किया जा रहा है। एजुकेशन के मामले में भी उस एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है फेडरल का, वही बंद करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो कभी फ्रीडम के लिए जानी जाती थी उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और 5वां जो इशू है वो है इमिग्रेंट्स का, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स को जो है वो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स बोला जाता था या नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है कि वो वहां पर ना आए। अब यहाँ पर एक और चीज अच्छी दी गई है, वो ये है कि जो सॉफ्ट पावर शब्द है वो किसने खोजा था। सॉफ्ट पावर जो वर्ड है दैट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ ने। ये एक ऑथर हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी, बाउंड टू लीड, ठीक है। बाउंड टू लीड इनकी किताब है और इसमें इन्होंने जिक्र किया था सॉफ्ट पावर का, तो ये याद रखिएगा इससे रिलेटेड। देन कम टू नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू की जो गलतियां हैं वो ज़्यादा मैग्नीफाई की जाती हैं या बढ़ाई चढ़ाई जाती हैं, और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको छोटा किया जाता है। तो आप सभी लोग जो भी जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 किताबें दी गई हैं जो बहुत अच्छी तरह से आप लोग अगर पढ़ें तो नेहरू के बारे में जो एक चीज़ है वो समझ सकते हैं। तो पहली किताब है रिटायर्ड सिविल सर्वेंट माधव गोडबोले की द गॉड हु फेल्ड एन असेसमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरूज लीडरशिप, जिसको रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। दूसरी किताब है आदित्य मुखर्जी की नेहरूज इंडिया द मोस्ट डेफिनेटिव बुक ऑन जवाहरलाल नेहरू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कि जवाहरलाल नेहरू को प्रेज करती है। इसके जो ऊपर वाली बुक हमने गोडबोले जी की है वो नेहरू को क्रिटिसाइज करती है। और एक न्यूट्रल बुक है शशि थरूर की नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, जो कि गलतियां और जो अचीवमेंट्स हैं दोनों को हाईलाइट करती है। तो जब भी आपको टाइम मिले सिविल सर्वेंट बनने के बाद, तो आप नेहरू के बारे में ये किताब पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 11 अप्रैल को, अप्रैल 11 पार्किंसंस डे मनाया जाता है। अब ये पार्किंसंस डिसीज क्या होती है? इट इज़ अ मूवमेंट डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में जब गड़बड़ी आ जाती है तो उसके बाद पार्किंसंस डिसीज होती है, जिसमें आपके हाथ कांपने लगते हैं, जबड़ा कांपने लगता है, देयर इज ट्रेमर इन हैंड्स, जॉ या पैर कांपने लगते हैं। और बेसिकली ये होता है इट इज कॉज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व सेल होते हैं वो जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं या अच्छे से काम नहीं करते, तो उसके कारण पार्किंसंस डिसीज होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी को लेकर के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उन्होंने कहा है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। जीएसटी 2.0 के बारे में बात हो रही है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप याद रखिएगा पार्लियामेंट की सबसे पुरानी कमेटी है। इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी को लेकर के जो 2 मेजर प्रॉब्लम है, एक तो जीएसटी पोर्टल ये सही ढंग से काम नहीं करता है, इसको लेकर के बोला गया है। तो जब आप जीएसटी के बारे में आंसर लिखें तो जीएसटी पोर्टल का इशू ला सकते हैं। दूसरा जो है वो रिफंड का, ठीक है, कि व्यापारियों का जो रिफंड होता है पैसे का वो बहुत देर से होता है, तो इसको लेकर के यहाँ पर आप जीएसटी की जो प्रॉब्लम है उसमें इसको हाईलाइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। और भारत की जो पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की, वो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी है। ये गुजरात में इस्टेब्लिश की जा रही है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारत की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। और कोऑपरेटिव्स के ऊपर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन है अमित शाह हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी बड़ी प्रायोरिटी है कोऑपरेटिव्स की। और कोऑपरेटिव्स जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, ये याद रखेंगे हम लोग।
इसके अलावा जो हमको याद रखना है वो ये कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स घोषित किया गया है, ठीक है। 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसके अलावा जो एक और चीज़ यहाँ पर हाईलाइट की गई है वो ये है कि जो ये यूनिवर्सिटी है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, इट इज़ नेम्ड आफ्टर त्रिभुवन काशीभाई पटेल, जो कि अमूल के फाउंडर थे। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि अमूल जो है उसके फाउंडर कौन थे, त्रिभुवन काशीभाई पटेल। तो ये हो गई हमारी इससे रिलेटेड न्यूज़। देन नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और जो राज्यसभा में सोनिया गांधी जी कांग्रेस की मेंबर हैं, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के जो अलॉटमेंट्स की गई हैं वो कम है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर काम की चीज़ देख लेते हैं, एक ये कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, ये 2013 में आया था। और इसी के आधार पे अभी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जिसमें लोगों को फ्री राशन दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को हाईलाइट किया गया है। तो ये स्कीम 2017 में आई थी, जिसके अंतर्गत 5,000 रुपए जो है प्रेग्नेंट लेडीज को दिए जाते हैं इन द केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। और अगर दूसरी लड़की होती है, पहली लड़की है और फिर दूसरी लड़की होती है, तब भी आपको 5,000 मिलते हैं। और अगर दूसरा लड़का होता है तब आपको कोई राशि नहीं दी जाती। तो ये याद रखेंगे हम लोग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। इसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू डीआरडीओ। एंड डीआरडीओ ने अभी जो है नेवी के लिए शॉर्ट वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की है। और ये कहाँ से लॉन्च की गई है, चंदीपुर इन उड़ीसा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज डीआरडीओ का वो कहाँ है, चंदीपुर उड़ीसा में। और नेवी के लिए लॉन्च की गई है वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देन हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जुडिशरी। और यहाँ पर जुडिशरी की जो पेंडेंसी है उसको लेकर के हाईलाइट किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो हैं वो 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। और सीजेआई कह रहे हैं कि हमारी जुडिशरी के ऊपर जनता को पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। जुडिशरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आज हमने 3 प्रॉब्लम्स देखी हैं, एक तो अपॉइंटमेंट की, दूसरी करप्शन की, तीसरी जो है वो पेंडेंसी की, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। देन जो हमारी लास्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस। जो डीएमएफ है उसका ये इस रिपोर्ट में ये चीज को हाईलाइट किया गया है कि नियरली उसका आधा जो पैसा है वो अभी तक यूज नहीं किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का आधा यानी 50,000 करोड़ रुपए अभी भी फंसा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि 2015 में सेंटर एक योजना लेकर के आई थी, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से मिनरल्स निकाला जाता है उनका डेवलपमेंट किया जा सके। और उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस डीएमएफ एक एनजीओ की तरह है, नॉन प्रॉफिट है, उनको सेटअप किया गया था, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है उसका 50,000 करोड़ रुपए अनयूज्ड है। तो इस चीज को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ना होने का जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि जो फंड्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।